समस्त सुधी जनों को सादर नमन। संस्कृत विद्या, भारतीय शास्त्र परंपरा तथा विश्व दर्शन को लेकर तीन अत्यंत ही महत्वपूर्ण नवीन प्रकाशन मेरे सामने हैं। पहली पुस्तक वेद विमर्श, यह आचार्य विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र विनय की है। प्रोफेसर विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र भारत विश्रुत पंडित हैं, संस्कृत के जाने माने कवि हैं और संस्कृत साहित्य, वेद, पुराण, शास्त्र परंपरा इनमें अधिकार रखते हैं। बहुश्रुत अध्येता वे हैं और वेद, वेदांग, पुराण आदि के अच्छे व्याख्याकार भी वे हैं। साहित्य अकादमी का सम्मान उन्हें प्राप्त है। कविता के लिए मौलिक संस्कृत कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें प्राप्त है। अखिल भारतीय वाल्मीकि पुरस्कार, व्यास पुरस्कार, अखिल भारतीय कालिदास पुरस्कार आदि अनेक प्रतिष्ठित और राष्ट्रीय पुरस्कारों से वे सम्मानित हैं। 20 पुस्तकें उनकी संस्कृत साहित्य, संस्कृत विद्या और दर्शन, शास्त्र परंपरा से संबंधित प्रकाशित हैं तथा कुछ काव्य संकलन भी उनके प्रकाशित हैं। वे सागर विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे हैं और प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष, संकाय प्रमुख तथा मानित निदेशक के पदों पर रहकर वे सेवानिवृत्त हुए। संप्रति काशी में वे निवास करते हैं। संस्कृत जगत की एक बड़ी संभावना प्रोफेसर विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र हैं और उनके चिंतन मनन का एक छोटा सा यह पुष्प है। वेद विमर्श नाम से पुस्तक, यह न्यू भारतीय बुक कारपोरेशन, प्रकाशदीप बिल्डिंग, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली से इसी वर्ष 2025 में प्रकाशित है। 400 रुपया इस पुस्तक का मूल्य है। इस पुस्तक में वेद विद्या से संबंधित, वैदिक साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रकरणों पर विचार विंदेश्वरी प्रसाद मिश्र जी ने किया है, जो जिज्ञासुओं के लिए अधिक उपयोगी हैं। समय समय पर लिखी हुई उनकी टिप्पणियाँ और लेख इसमें जो वेद से संबंधित हैं वे संकलित हैं। वेद संज्ञा विमर्श, इसमें वेद शब्द का विचार, शब्दार्थ विचार और वेद किसको कहें, इस पर उन्होंने विचार किया है। और विभिन्न आचार्यों द्वारा किए गए वेद लक्षण, यह प्रकरण इसके बाद है। वेद के वाचक अन्य पर्याय शब्द, उन पर विचार किया है। मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद स्वरूप पर विचार किया है। मंत्रों की नियतानुपूर्वी, त्रैश्वर्य तथा इनकी रक्षण पद्धतियों पर विचार है। मंत्रों के प्रयोग में ऋषि छंद विनियोग ज्ञान की आवश्यकता और महत्व पर विचार है। इसके पश्चात चारों वैदिक संहिताओं का, ब्राह्मण ग्रंथों का परिचय दिया गया है, उनकी शाखाओं का भी परिचय दिया गया है तथा वेदांग, उपांग और उपवेदों का भी परिचय दिया गया है। कुछ समस्याएं जो वेदों से संबंधित हैं उन पर इसके पश्चात विचार है, जिसमें वेदों का नित्यत्व और अपौरुषेयत्व, इसको लेकर वेद व्याख्यान की विविध पद्धतियों पर और अनर्थज्ञ की निंदा और अर्थज्ञ की प्रशंसा जो निरुक्त में यास्ककार करते हैं, उसी के संदर्भ में कौत्स का मंत्रानर्थक्यवाद और यास्ककृत, उसका निराकरण, इसका विवरण दिया गया है और वेदार्थ निर्धारण विषयक विविध सिद्धांतों का विचार किया गया है। कुल मिलाकर के 20 प्रकरण इस पुस्तक में हैं। यह एक अच्छा प्रकरण ग्रंथ है और वेद संज्ञा विमर्श पर अच्छा विचार मिश्र जी ने किया है। 2 प्रकार से वेदों का स्वयं वेदों में स्वरूप बताया गया है। स्वर की दृष्टि से एक तो आद्युदात्त और दूसरा अंतोदात्त। आद्युदात्त वेद शब्द नियतानुपूर्विक शब्द राशि अथवा ऋगादि संज्ञक संहिता तथा ब्राह्मण ग्रंथों का वाचक है। दूसरा
अर्थात अंतोदात्त जो है वह दर्श पूर्णमासादि कर्मों में पुरोडाशादि पदार्थों में लगी भस्म को हटाने के लिए कुशों से बनी हुई कुशमुष्टि का वाचक है। शब्द राशि या ग्रंथ राशि वाचक शब्द योग रूढ़ है और कुशमुष्टि वाचक रूढ़ है। यह इतना विवेक वे करते हैं, इस दृष्टि से आद्युदात्त वेद शब्द पर ही विचार विशेष रूप से अपेक्षित है और तदनुसार उसकी व्युत्पत्तियां निरुक्तियां वेत्ति जानाति धर्मादि पुरुषार्थ चतुष्टयोपायान अनेन इति वेदः या निरुक्तिपरक अर्थ और विद्यते सत्तां गृह्णाति वास्तवेन वस्त्वनेन इति वेदः। तो जानने के अर्थ वाली धातु से वेद शब्द की निरुक्ति हुई है। उसमें अनेक निरुक्तियां वैकल्पिक जितने विमर्श हैं, विविध आचार्यों के द्वारा किए गए जो विमर्श हैं, उनका अच्छा इसमें विवरण दिया गया है। यद्यपि यह बहुत लघुकाय प्रबंध है मिश्र जी का और अनेक प्रकरणों को उन्होंने इसमें समाहित कर लिया है। विशेष रूप से जो वेद के संबंध में जिज्ञासु हैं उनके लिए यह उपादेय है। और मिश्र जी का कहना है कि यह जो अपौरुषेयत्व और पौरुषेयत्व की समस्या है वेदों की, उसका समाधान और दोनों जो मत हैं उनमें सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। वे कहते हैं कि ऋषियों की वाणी में आविर्भूत होकर किसी देश काल में व्यक्त होने पर भी वेदों की नीतानुपूर्विक शब्द रूपता और नित्य सर्वज्ञानमयता के अव्याहत स्वीकार कर लेने पर तार्किक दृष्टि से भी उनका अपौरुषेयत्व सिद्ध किया जा सकता है। वो तर्क सम्मत अपौरुषेयत्व की व्याख्या को स्वीकार करते हैं, विशिष्ट देश काल में अभिव्यक्ति को भी स्वीकार करते हैं। फिर वेद व्याख्यान की जो विविध पद्धतियां हैं, पारंपरिक पद्धतियां जो वेद व्याख्या की है, उनका अच्छा इसमें विवरण दिया गया है। और अंत में इस पुस्तक में वेदों के प्रमुख भाष्यकारों का भी विवरण दिया गया है। ये सारे ही प्रकरण अन्य ग्रंथों में यद्यपि प्राप्त हैं, विशेष रूप से वेद व्याख्या की जो पद्धतियां और वेदों के जो भाष्यकार हैं उन पर तो प्रोफेसर शशि तिवारी जो वेद की ही विशेषज्ञ है, उनकी पृथक से पुस्तक भी उपलब्ध है। पर संक्षिप्त शैली में प्रामाणिक विवेचन के साथ वेदों के संबंध में जानकारी के लिए यह पुस्तक उपादेय है। और अंत में इसमें जो आधुनिक व्याख्याकार हैं उनमें से कुछ ऐसे व्याख्याकारों का भी संज्ञान लिया गया है जिन पर पारंपरिक वेद पंडित विचार प्रायः नहीं किया करते। पंडित राम गोविंद द्विवेदी, ज्वाला प्रसाद मिश्र और श्री राम शर्मा आचार्य और वासुदेव शरण अग्रवाल तथा युधिष्ठिर मीमांसक, इनमें से वासुदेव शरण अग्रवाल, युधिष्ठिर मीमांसक निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और विश्वेश्वर नाथ रेऊ, उनकी भी सूचना वे ग्रहण करते हैं जो ऋग्वेद पर ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करते हैं। कुछ पश्चिमी विद्वानों का भी इस पुस्तक में उल्लेख है। कुल मिलाकर के यह मिश्र जी का वेद विद्या संबंध में जो वेद विद्या विषयक जो चिंतन है उससे परिचित हम इस पुस्तक के द्वारा होते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक संस्कृत वैभवम है। यह प्रोफेसर श्री कृष्ण शर्मा के द्वारा संपादित है। प्रोफेसर श्री कृष्ण शर्मा जाने माने संस्कृत के विद्वान और प्रतिष्ठित आचार्य हैं और न्याय दर्शन उनका विषय रहा है। परम नैयायिक पंडित खड्गनाथ मिश्र के वे शिष्य रहे हैं। आधुनिक विद्या गुरु उनके पंडित प्रोफेसर गंगाधर भट्ट रहे हैं। जयपुर में संप्रति वे निवास करते हैं। व्याकरणाचार्य, न्यायाचार्य, एमए, एमफिल, विद्यावारिधि की उपाधियों से वे विभूषित हैं। सैकड़ों शोध पत्र उनके प्रकाशित हैं और व्याकरण, साहित्य, दर्शन आदि से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ उनके प्रकाशित हैं। स्वरमंगला संस्कृत त्रैमासिक का वे अत्यंत ही परिश्रम पूर्वक इस समय संपादन करते हैं। यह बड़ी ही महत्वपूर्ण पत्रिका रही है। उसके साथ भारती पत्रिका, जिसका कि बहुत गौरवशाली इतिहास है संस्कृत पत्रकारिता में, उसके वे वर्तमान में संपादक हैं। यह भारतवर्ष की प्राचीनतम मासिक
संस्कृत पत्रिका भी यहाँ पर कही गई है। यद्यपि पत्रकारिता का इतिहास संस्कृत का बहुत प्राचीन है, इससे प्राचीन है। श्री कृष्ण शर्मा जी जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में संस्कृत विभाग में आचार्य और विभागाध्यक्ष भी रहे हैं, अधिष्ठाता रहे हैं कला संकाय और समाज विज्ञान संकाय के। यह पुस्तक राजगंगा चैरिटेबल ट्रस्ट जयपुर के द्वारा प्रकाशित है और निःशुल्क यह पुस्तक, इसका मूल्य नहीं रखा गया है। संस्कृत वैभवम राजगंगा चैरिटेबल ट्रस्ट आचार्य राजेश्वरी देवी के द्वारा स्थापित है और अपने पति विद्वान आचार्य गंगाधर भट्ट की स्मृति में प्रतिवर्ष वे एक व्याख्यान माला का आयोजन करती हैं राजगंगा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से। पंडिता राजेश्वरी भट्ट संस्कृत की सरस्वती की समुपासिकाओं में, संस्कृत की सेविकाओं में 20वीं और 21वीं शताब्दी में अग्रगण्य है और जैसी समर्पित भाव से उन्होंने सेवा की है वे सर्वथा प्रणम्य है। जो त्याग और तपस्या संस्कृत के लिए कोई कर सकता है उसका उज्ज्वलतम निदर्शन हमारे समय में राजेश्वरी भट्ट हैं। और अनुकरणीय उदाहरण तो है ही, लेकिन दुर्लभ उदाहरण भी है कि जितना उन्होंने समर्पित कर दिया अपने जीवन को, सर्वस्व को भी संस्कृत की सेवा के लिए, वो बड़ा उदाहरण हमारे समय में है और निरंतर वे सक्रिय रही हैं। इसीलिए श्री कृष्ण शर्मा जी जैसे विद्वानों का सहयोग उनको प्राप्त हुआ। जितने व्याख्यान प्रतिवर्ष राजगंगा चैरिटेबल ट्रस्ट की वार्षिक व्याख्यान माला में दिए जाते हैं, उनका एक संकलन पूर्व में प्रकाशित हो चुका है 3 व्याख्यानों का, जिसमें मेरा भी एक व्याख्यान है। प्रतिष्ठित विद्वान प्रतिवर्ष इस व्याख्यान माला में व्याख्यान के लिए आते रहे हैं। यह जो बाद में व्याख्यान दिए गए उनका संकलन संस्कृत वैभवम नाम से यहाँ पर प्रकाशित है। इसमें राजेश्वरी भट्ट की प्रस्तावना और प्रोफेसर अर्कनाथ चौधरी की कीर्तिर्यस्य स जीवति शीर्षक से एक भूमिका, प्रोफेसर श्रीकृष्ण शर्मा की भूमिका, इसके पश्चात सत्यव्रत शास्त्री, अभिराज राजेंद्र मिश्र, युगल किशोर मिश्र, केदार नारायण जोशी, श्री कृष्ण शर्मा, अनंत शर्मा, बनवारी लाल गौड़, इतने प्रतिष्ठित विद्वानों के विविध व्याख्यान जो राजगंगा चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यक्रमों में दिए गए, उनका संकलन यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। ये देश के मूर्धन्य विद्वान हैं, सभी के सभी, कहने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कालिदास का जीवन दर्शन शीर्षक से प्रोफेसर सत्यव्रत शास्त्री का व्याख्यान है, जिसमें कालिदास का कर्तव्य बोध, कालिदास का सौंदर्य बोध, कालिदास का प्रेम चित्रण, इस पर इतने प्रकरणों पर उन्होंने विस्तार से विचार किया है। यह लगभग 22 पृष्ठों में उनका यह व्याख्यान यहाँ पर प्रकाशित है। नई सहस्राब्दी में संस्कृत, यह 77 पृष्ठों में 78 पृष्ठों में अभिराज राजेंद्र मिश्र जी का व्याख्यान इसमें है। जो व्याख्यान उन्होंने दिया उसको तो उन्होंने एक पुस्तक ही बना दिया है और उसमें कई प्रकरण हैं। क्या संस्कृत सचमुच में अमृत भाषा है, विश्व साहित्य में संस्कृत, व्यवहारिक संस्कृत भाग 1, व्यवहारिक संस्कृत भाग 2, संस्कृत प्राकृत अंतः संबंध एक समीक्षा, संस्कृत प्राकृत अर्वाचीन प्राकृत संबंध समीक्षा, संस्कृत अवधि कोश, अन्य प्रांतीय भाषाएं और संस्कृत, अर्वाचीन काव्यशास्त्रीय मानदंड एवं संस्कृत नवलेखन और अर्वाचीन काव्य लक्षण, अर्वाचीन संस्कृत कथा का लक्षण, अर्वाचीन संस्कृत महाकाव्य का लक्षण, इतने प्रकरण 20वीं शताब्दी में संस्कृत को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण प्रकरणों पर, नई सहस्राब्दी में संस्कृत को लेकर के अभिराज जी ने इन पर विचार किया है। तेजस्वी विचारक और विमर्शकार वे हमारे समय के हैं। युगल किशोर मिश्र जी वेद के विद्वान के रूप में जाने जाते हैं। उनका व्याख्यान यहाँ पर कालिदासीय ऋतु संहार पर अभिनव दृष्टि इस शीर्षक से है और ऋतु संहार को सचमुच अभिनव दृष्टि से युगल किशोर मिश्र जी ने देखा है, क्योंकि वे ऋतु संहार में जो छांदस अध्यात्म भाव है उसकी चर्चा करते हैं
और कदाचित ऋतु संहार को इस दृष्टि से नहीं देखा गया, इसलिए यह पठनीय निबंध है। संस्कृत साहित्य में सत्य, शिव और सौंदर्य की अवधारणा पर केदार नारायण जोशी का व्याख्यान है और सत्य, शिव और सौंदर्य क्या है, इन पर गहन विमर्श करते हुए उन्होंने विचार किया है। वेदों में राष्ट्रीयता इस विषय पर प्रोफेसर श्री कृष्ण शर्मा, जो इस पुस्तक के संपादक भी हैं, उनका व्याख्यान है और कई प्रकरण वेद और राष्ट्रीयता के इसमें लिए गए हैं। राजा शब्द का वाच्यार्थ, राजनवान और राजवान शब्दों का अर्थभेद, राजनवती और राजवती शब्दों का वाच्यार्थ, राष्ट्रीयता शब्द का निहितार्थ और भारत राष्ट्र की प्राचीनता और राष्ट्र संबंधी परिभाषाएं, राष्ट्रीय के गुण और वेदों में राष्ट्रीयता, ये प्रकरण जो है वेदों के अध्ययन के साथ विचारित हैं इस व्याख्यान में। और एक अच्छा नवीन संदर्भ श्री कृष्ण शर्मा जी ने प्रस्तुत किया है, वैदिक कालीन शपथ ग्रहण। यह महत्वपूर्ण है और आज के समय तक जो विषय प्रासंगिक हैं उनको यहाँ पर इस प्रकार से संदर्भित किया गया है। पंडित अनंत शर्मा वेद, संस्कृत विद्या और पंडित मधुसूदन ओझा के प्रस्थान के अप्रतिम भाष्यकार भी हैं। महाभारत पर भी उनका कार्य विदित है। उनका व्याख्यान है वेद वेदांग, वेद वेदांत तथा वेद पुराण एक अनुशीलन। इसमें वेद और पुराण के युग्म पर, वेदांत में अंत शब्द के निहितार्थ पर, सीतोपनिषद में वेद शाखाओं की संख्या पर विचार पंडित अनंत शर्मा जी ने किया है। प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़ ने आयुर्वेद के उपदेशों से आरोग्य की प्राप्ति पर व्याख्यान दिया है और इस पर संस्कृत के पंडित कम ध्यान आजकल दे रहे हैं। यह मूल ग्रंथों का अध्ययन करके संस्कृत के पंडितों को वास्तव में आयुर्वेद में जो जीवन दर्शन है और जीवन शैली है उसको सामने रखना चाहिए। पंडित बनवारी लाल गौड़ जी ने आहार में अवधेय, स्वास्थ्य संरक्षण के 3 उपाय, भोजन का उचित काल, विधि सम्मत आहार, विरुद्ध आहार, आहार में अन्य सामान्य निर्देश, भोजन विधि में निषिद्ध, आहार में विचारणीय उष्ण स्वरूप, भोजन के अन्य नियम और विशिष्ट आहार द्रव्य, इतने प्रकरणों में अपने व्याख्यान को समेटते हुए बड़ा विशद विमर्श आयुर्वेद का आज के जीवन में क्या उपयोग है इसको लेकर के किया है। तीसरी अत्यंत ही महत्वपूर्ण पुस्तक मेरे हाथों में है। इस पुस्तक को हाथ में लेते हुए भी मैं पुलकित हूँ और प्रसन्न हूँ कि यह गोस्वामी श्याम मनोहर का नया ग्रंथ प्राप्त हुआ। ख्यातिवाद शीर्षक से यह ग्रंथ है। वाल्लभ संदर्भी भारोपीय विमर्श इसका यह उपशीर्षक है साथ में। गोस्वामी श्याम मनोहर हमारे समय के एक महत्वपूर्ण दार्शनिक हैं। वे विश्व के दार्शनिकों में निश्चित रूप से परिगणनीय हैं और जब समय आएगा हमारे विमर्शकारों का, हमारे दार्शनिकों का मूल्यांकन सही मूल्यांकन होगा तो निश्चित रूप से गोस्वामी श्याम मनोहर विश्व के दार्शनिकों में गिने जाएंगे। कुछ मैंने भी चूंकि पढ़ा है, मैंने रामावतार शर्मा के मार्फत यूरोपीय दर्शन को जाना समझा कुछ। रामावतार शर्मा स्वयं विश्व के अग्रगण्य दार्शनिकों में परिगणनीय हैं, ऐसा मैं ही नहीं कहता। जिन्होंने उनको जाना और समझा है वे भी इसको स्वीकार करते हैं। तो जितनी मेरी समझ है उसके आधार पर ही मैं कह रहा हूँ और जितना मैंने गोस्वामी श्याम मनोहर को पहले पढ़ा है, पढ़कर समझने की अपनी अत्यंत स्वल्पमति से चेष्टा की है, उसमें निश्चित रूप से वे हमारे समय के एक मौलिक विचारक, चिंतक और महत्वपूर्ण दार्शनिक हैं। यह पुस्तक तो निश्चित रूप से दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में सर्वथा अछूते और नए वातायन गोस्वामी श्याम मनोहर की यह पुस्तक खोलती है। ख्यातिवाद यह पुस्तक, यह भी प्रकाशक का नाम ही इसमें कहीं ऐसे नहीं दिया गया है। यह संजय ठाकेर के सौजन्य से मुझे उपलब्ध कराई गई है, जो कि गोस्वामी श्याम मनोहर के प्रशंसक या भक्त प्रतीत होते हैं। और यह
सहयोगी प्रकाशन इसमें गोस्वामी श्याम मनोहर, पंकज पारेख और हेमंत कोटेचा हैं। सहयोग प्रकाशन और आलेख प्रस्तुति गोस्वामी श्याम मनोहर की है। और प्रथम संस्करण इसका श्री प्रभुचरण प्राकट्योत्सव विक्रम संवत 2081 में निकला है। निःशुल्क वितरणार्थ यह पुस्तक है। यह तो महत् कार्य है जो गोस्वामी श्याम मनोहर ने किया। पहले भी इसी प्रकार से हमारे जैसे लोगों को अपने ग्रंथ सुलभ कराते रहे हैं। दर्शन शास्त्र के जाने माने अध्येता जो कि स्वयं अच्छे दार्शनिक हैं हमारे समय के, अंबिका दत्त शर्मा, उन्होंने पुरोवाक इस पुस्तक का लिखा है। और पुरोवाक का एक अंश में पढ़ रहा हूँ, उससे भी जाना जा सकता है कि एक अच्छे दार्शनिक के द्वारा गोस्वामी श्याम मनोहर को जिस दृष्टि से देखा गया है वह क्या है। और गोस्वामी श्याम मनोहर के अच्छे अध्येता हैं प्रोफेसर अंबिका दत्त शर्मा। अपने मूल और मौलिक मान्यताओं के अधिशासन को स्वीकार करते हुए परस्पर संवाद और खंडन मंडन के माध्यम से ही भारतीय दर्शनों का आलोचनात्मक विकास हुआ है। इसमें कुछ एक दर्शनों की महत्वपूर्ण और कुछ एक की गौण भागीदारी को नकारा नहीं जा सकता। कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि न्याय बौद्ध मीमांसा और अद्वैत वेदांत ने भारतीय दर्शन के आलोचनात्मक विकास को सर्वाधिक प्रभावित किया है। यहाँ देखने लायक बात यह है कि इन दर्शनों के बीच वाद विवाद की संवादशीलता से जो विषय तालव्य और मूर्धन्य शकार का अंतर है उभर कर सामने आए, उन्हीं विचार कोटियों में भारतीय दर्शन के विकास की गतिशीलता लंबे समय तक बंधी रही है। यह जो पुरोवाक में अपनी प्रतिश्रुति प्रकट की है अंबिका दत्त शर्मा जी ने, तो इस पूरे ग्रंथ पर भी लागू होती है कि यह जो वाद विवाद की संवादशीलता किस प्रकार दर्शन का उन्नयन करती है। ख्यातिवाद के प्रकरण के माध्यम से गोस्वामी श्याम मनोहर ने इसमें यह महत् कार्य किया है। और अंबिका दत्त शर्मा जी के ही शब्दों में इस ग्रंथ में भ्रम की परिघटना को पुरुषोचित दोष की सीमाओं से मुक्त कर उसके स्वरूप पर चकित कर देने वाली नवोन्मेषी मौलिकता के साथ विचार किया गया है। तो ख्यातिवाद में जो कुछ पुरस्फूर्तिक विचार बिंदु हैं उनको प्रथम 40 पृष्ठों में स्पष्ट किया गया है। और उसमें संकीर्ण संशय, संकीर्ण विपर्यास, संकीर्ण निश्चय, संकीर्ण स्मरण, संकीर्ण स्वाप और क्रिया संकीर्ण पंचविध बुद्धिवृत्तियां, इन पर विचार किया गया है विशेष रूप से। यह तो बड़ा गहन विमर्श है और मैं केवल इसका सतही परिचय मात्र फिलहाल दे रहा हूँ, क्योंकि यह पुस्तक एक एक वाक्य गहराई से रुक करके ठहर करके पढ़ने के योग्य है, जो कि मैं कदाचित कभी कर पाऊंगा। पर जो लोग इसको पढ़ना चाहते हैं उनके लिए सूचना अवश्य यह ग्राह्य है कि इस पुस्तक में पश्चिमी दर्शन में भ्रांति विचार के विकास की रूपरेखा को जिस प्रकार से स्पष्ट किया गया है वह वल्लभ ज्ञान मीमांसा के आलोक में पश्चिम दर्शन में पूरी ज्ञान मीमांसा की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए प्राचीन यूनानी चिंतन का विस्तार से विमर्श करते हुए ये जो रामावतार शर्मा करते हैं यूरोपीय दर्शन नामक पुस्तक में कि प्राचीनतम जो ग्रीक दार्शनिक है वहाँ से आरंभ करते हैं और एक एक में ख्यातिवाद की दृष्टि से, भ्रांति विचार की दृष्टि से जो विमर्श मिलता है उसकी सूचना वे ग्रहण करते हैं। फिर हमारी जो ज्ञान मीमांसा और प्रमाण मीमांसा है उसके आलोक में इन पर विचार करते हैं। गोस्वामी श्याम मनोहर कहते हैं कि विसंवाद भी होता है, विमतियाँ भी होती हैं, लेकिन इनको उपेक्षणीय नहीं कहा जा सकता है जो पूरा पश्चिम का विमर्श है। और यह बड़ा काम उन्होंने इस दृष्टि से किया है कि भारतीय दृष्टि से पूरे पश्चिमी दर्शन की ख्यातिवादीय मीमांसा उन्होंने फिर यहाँ प्रस्तुत की है। तो यह थेल्स की चिंतकत्रयी, वो थेल्स जो ईसा पूर्व 624 से 554 के बीच में हुए, फिर एनेक्सी मेंडर, फिर एनेक्सी मनीज, यहाँ से लगा करके पाइथागोरस तो उसके बाद आते ही हैं। 570 से 495 ईसा पूर्व उनका समय है। और परमाणुवादी चिंतक चतुष्टयी उस पर आते हैं। फिर
साक्रेटिस पर आते हैं, सुकरात जिसको हिंदी में प्राय कहा जाता है, और प्लातो कहा है गोस्वामी श्याम मनोहर जी ने, प्लेटो हम लोग वैसे कहते हैं, और अरिस्टोटल कहा है, अरस्तु हिंदी में उसको कहा जाता है। ये इन सब का विचार किया है। फिर जो क्रिश्चियनिटी आ जाती है उसमें सेंट ऑगस्टाइन और स्कॉट्स एरिजेना, इकेलाई, इन सब के विचारों का विवेचन करते हुए विद्रोही चिंतन, ईसाई संप्रदाय के भीतर छिपी चिंगारी के जैसा, इस पर विचार गोस्वामी श्याम मनोहर जी ने यहाँ पर किया है। और फिर जैसा यूरोप के दर्शन शास्त्र के इतिहास में हम जानते हैं कि पुनर्जागरण काल आता है, फ्रांसिस बेकन आ जाते हैं, और हॉब्स और देकार्ते, स्पिनोजा, ये बड़े दिग्गज दार्शनिक फिर यूरोप के दार्शनिक क्षितिज पर आते हैं। ये बड़ा होराइजन या क्षितिज गोस्वामी जी ने अपने अध्ययन का यहाँ प्रकट किया है। वो कांट, फिक्टे, शिलिंग, हीगल, इन सब पर विचार करते हुए उपयोगितावादी जो विमर्श है विलियम जेम्स का और ड्यूई का, उस पर वे आते हैं। और अंत में अवयवी बोध, यथार्थवादी गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, इस पर वे विचार करते हैं। बर्ट्रैंड रसल पर विचार करने के पश्चात यह कुल मिलाकर के इस सारे विमर्श का निष्कर्ष गोस्वामी श्याम मनोहर का यह है कि हमने यह दिखलाने की चेष्टा की है कि कैसे यूरोपीय चिंतन में भ्रांति के बारे में प्रकट उपलब्ध होते विमर्श या हमारे द्वारा उत्प्रेक्षित दृष्टिकोण भ्रांति के बारे में भारतीय चिंतन से कहीं संवाद तो कहीं विसंवाद तो कहीं सर्वथा असंवाद का स्वरूप प्रकट करते हैं। दो चिंतनों के बीच संवाद शक्य न होने पर दोनों के बीच विसंवाद या संवाद के हेतुओं को पहचानने का प्रयास भी एक संवाद की ही प्रक्रिया का शुभारंभ होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रतिश्रुति है इस ग्रंथ में, और वाद विवाद और संवाद के द्वारा हमारी चिंतन परंपराएं आगे बढ़ती हैं। तो विसंवाद के जो बिंदु हैं उनको रेखांकित करते हुए, कहीं यदि संवाद के बिंदु उभरते हैं उनको समझते हुए पूरे विमर्श को वैश्विक संदर्भ में गोस्वामी श्याम मनोहर ने आगे बढ़ाया है। और वे कहते हैं कि ज्ञान की सभी विधाओं के बीच रहे विसंवाद और असंवाद के द्वैतों को बाधित किए बिना या निरसनीय माने बिना, अर्थात विसंवादासंवाद के हेतुओं के बारे में एक संवादात्मक शुद्धाद्वैत का अनुदर्शन ही सर्वविध क्षोभ, मोह, भीति आदि की कष्टदायिका वृत्तियों के निरसनार्थ सक्षम उपाय प्रतीत होता है, अन्य कुछ भी नहीं। यह वाल्लभ शुद्धाद्वैत के आलोक में पूरे विश्व दर्शन की पुनर्निर्मिति का एक प्रयास प्रतीत होता है। इसको समझने की आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ 3 पुस्तकों पर आज की इस चर्चा को समाप्त करता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।